हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज किशन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमिक। जैसा कि मैं आपके प्रीवियस वीडियो में आपके लिए 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स से यूनिट फर्स्ट नेशनल इनकम लेकर के आया था और उसको मैंने आपको बताया था कि हम उसको कितने बेटा 4 पार्ट में, उसकी थ्योरी को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके चलेंगे, लाइक हमारे बुक्स में जो हमारे लाइक चैप्टर्स हैं। तो पार्ट फर्स्ट जो मैंने आपके लिए बनाया था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम पार्ट सेकंड लेकर आए हैं आपके लिए, ठीक है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। यानी नेशनल इनकम को पढ़ने से पहले उसके कुछ कंसेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए बेटा लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये यूनिट आपके लिए है ना काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये 10 मार्क्स की है, ठीक। तो चलिए बेटा आज हम सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक। बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है बेटा। तो चलिए कि इसमें हम लगभग 4-5 टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुड्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है बेटा। तो गुड्स क्या होते हैं वो आप सब जानते हैं, है ना। जो भी वस्तु और सेवाएं हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो गुड्स हैं, है ना। सुबह से शाम तक हम बहुत सारी वस्तुएं प्रयोग करते हैं। आप अपने आसपास सराउंडिंग्स जितनी भी चीजें देखते हैं वो सब क्या है बेटा, गुड्स हैं, है ना। और गुड्स का प्रोडक्शन जो होता है उसी से हमारी क्या होती है बेटा, जीडीपी कैलकुलेट होती है। और जीडीपी का कैलकुलेशन के माध्यम से ही हम क्या निकालते हैं बेटा, नेशनल इनकम, ठीक है। तो इसीलिए हमें गुड्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पर हम उसी पर बात करेंगे कि जो गुड्स हम यूज करते हैं, ठीक है, उन्हें किन नाम से जाना जाता है, उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ठीक है बेटा। तो गुड्स का जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है बेटा, वो उनके एंड यूज के बिहाफ पर होता है। किसके बिहाफ पर बेटा, एंड यूज यानी अंतिम प्रयोग, ठीक है। तो उसके बिहाफ पर हमारी गुड्स बेटा कितने, 2 टाइप की होती है। एक होती है फाइनल गुड्स और एक होती है इंटरमीडिएट गुड्स, यानी एक अंतिम वस्तु और एक मध्यवर्ती वस्तु। तो बात करते हैं फाइनल गुड्स क्या होती है, ठीक है। The goods which have crossed the boundary line of production and are ready for use by their final user, such as consumer and producer, are called फाइनल गुड्स, है ना। ऐसी वस्तुएं बेटा, ठीक है, जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्या कर चुकी हैं, क्रॉस कर चुकी हैं, यानी बनकर पूरी तरह क्या है, तैयार हो चुकी हैं, ठीक है। और फाइनल यूजर उनका क्या कर रहे हैं बेटा, प्रयोग भी कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ ऐसी गुड्स में, ठीक है, कोई वैल्यू एडिशन अब होना बाकी नहीं होता, है ना। जैसे कि आपको सुबह सुबह आप स्कूल के लिए चले, आपको पेन की जरूरत पड़ी, आपने पेन क्या करा, या क्या नाम है, खरीदा, है ना। क्या है वो आपके लिए, फाइनल गुड्स है। यानी कि जैसे कि मेरे हाथ में ये पेन है ना, मैं इसका प्रयोग कर रहा हूं, तो ये क्या है मेरे लिए, फाइनल गुड्स है ना। तो जब एक वस्तु बनकर के पूरी तरह तैयार हो जाती है, उसके वैल्यू में कोई एडिशन होना बाकी नहीं होता, यानी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्या कर चुके, क्रॉस। तो ऐसी वस्तुओं को ही क्या है बेटा, फाइनल गुड्स यानी अंतिम वस्तुएं बोला जाता है। क्लियर। तो उसी के द्वारा सर इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है, सीधी बात बेटा, जो अभी पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुई है, यानी जिसने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, साथ ही साथ जिसकी वैल्यू में एडिशन होना अभी क्या है, बाकी है ना। जैसे कि आप कहीं पर कोई कच्चा माल रखा देख रहे हो, अभी बनकर नहीं तैयार हुआ, या फिर कोई आधी अधूरी चीज बनी है ना। लाइक ये पेन तो बन गया बट अभी इसकी निब नहीं लगी है, इस पे कलर नहीं हुआ है ना। तो यानी कि अभी ये प्रोडक्शन के प्रोसेस में है, यानी बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है ना। साथ ही साथ ऐसी गुड्स जो अभी रीसेल होनी है ना, यानी कि जो क्या होगी, बन तो पूरी तरह गई है, साफ दिखाई दे रहे, बनकर तैयार है ना, बट अभी अपने फाइनल यूजर्स के हाथ में नहीं पहुंची है। क्यों? क्योंकि अभी वो गुड्स, पहले मान लेते हैं किसी गुड्स तो बेटा क्या होती है, फैक्ट्री में बनकर तैयार हो जाती है, बट क्या फैक्ट्री से डायरेक्ट कंज्यूमर के हाथ में पहुंचते नहीं, है ना। अपने फाइनल यूजर्स के हाथ में पहुंचने से पहले वो बेटा होलसेलर के पास जाएगी, रिटेलर के पास जाएगी, तब जाकर के हमारे पास मिलेगी, है ना। तो बेटा एक गुड्स जितने भी प्रोसेस अभी पार कर रही है, उसमें उस गुड्स में क्या होगा, वैल्यू एडिशन होगा, है ना। तो ऐसी गुड्स को भी कौन सी बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। तो वही द गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो अभी क्या है बेटा, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन में है, वैल्यू इज टू बी एट एडिड द गुड्स एंड आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। और इनकी वैल्यू में क्या है बेटा, एडिड भी होना है, और ये फाइनल यूजर्स के लिए भी बनकर रेडी नहीं है, आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स, है ना। इनको मध्यवर्ती वस्तुएं कहा जाता है ना। गुड्स को बेटा कभी आप देख करके नहीं कह सकते कि ये फाइनल है या इंटरमीडिएट है ना। लाइक मान लो एक राशन की दुकान पे आटा बिक रहा है, या मान लो मैदा बिक रहा है ना। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ बेटा ये मैदा फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है ना। तो हमें ये देखा जाएगा उसका एंड यूज, यानी प्रयोग कौन कर रहा है। अगर मान लो कोई व्यक्ति घर का, है ना, यानी कोई हाउस होल्ड उसे घर पे समोसे बनाने के लिए या घर पे कोई भटूरे बनाने के प्रयोग के लिए लेकर के जा रहा है, तब तो आप कह दोगे कि क्या है बेटा, वो फाइनल गुड्स है ना। बट अगर उसी दुकान से एक बंदा, है ना, क्या कर रहा है, एक दुकानदार समोसे बनाने के लिए,
है ना, या एक भटूरे बेचने वाला भटूरे बनाने के लिए उस मैदा को खरीद रहा है, तब वो मैदा क्या कहलाएगी बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी, है ना, क्योंकि वो उस मैदा से क्या करेगा बेटा, भटूरे बनाएगा, समोसे बनाएगा, है ना, यानी कि उसको क्या करेगा, एज अ रॉ मटेरियल प्रयोग करेगा, है ना, और उसकी वैल्यू में क्या करेगा, एडिशन भी, तो वो क्या हो जाएगी, इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर, आशा करता हूं आपको फाइनल और इंटरमीडिएट का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि जो हमारी फाइनल गुड्स है बेटा, है ना, इन्हें भी क्या होता है, दो भागों में बांटा जाता है ना, ये भी दो टाइप्स की हैं, एक होते हैं बेटा कंजम्पशन गुड्स, और है ना, जो किसके द्वारा प्रयोग होती है, कंज्यूमर्स के द्वारा, है ना, और एक होती है बेटा कैपिटल गुड्स, जो किसके द्वारा प्रयोग होती है, प्रोड्यूसर्स के द्वारा। ठीक है, तो फाइनल क्या मीनिंग है, सीधी बात, ऐसी वस्तुएं जो कंज्यूमर यूज करते हैं अपनी डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए, वो क्या हो जाएंगे बेटा, कंज्यूमर गुड्स, है ना, लाइक ब्रेड, मक्खन, दूध, सब्जी, फ्रूट्स, है ना, ये सब हम क्या करते हैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए डायरेक्टली यूज करते हैं, कपड़े, है ना, हम खरीदते हैं, है ना, अपने घर का फर्नीचर खरीदते हैं, सारी वस्तुएं क्या है बेटा, कंजम्पशन गुड्स, यानी जो एक कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए खरीदता है, चाहे वो फल सब्जी हो, चाहे वो घर का फर्नीचर हो, चाहे वो घर का एसी हो, चाहे वो आपकी मोटरसाइकिल हो, चाहे वो आपकी कार हो, है ना, ये सारी वस्तुएं कंज्यूमर गुड्स कहलाती है, क्योंकि जिन्हें कंज्यूमर प्रयोग करता है ना। तो सर ये कैपिटल गुड्स क्या है, ये भी कौन है, फाइनली कहलाते हैं, क्योंकि बनकर ये भी तैयार हो जाती है। फाइनल गुड्स जो होती हैं वो प्रोड्यूसर्स के द्वारा प्रयोग की जाती हैं किसी अन्य गुड्स को क्या करने के लिए बेटा, बनाने के लिए, ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आती हैं, ठीक, द गुड्स विद विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर, है ना बेटा, कई सालों तक क्या होगी, प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रयोग की जाएगी, ठीक, एंड विच आर हाई वैल्यू आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स, तो उनको आप क्या कह दोगे बेटा, कैपिटल गुड्स कह दोगे। दीज गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स फॉर द प्रोड्यूसर्स लाइक बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा, है ना। एक ही फाइनल गुड्स कंजम्पशन गुड्स भी हो सकती है, कैपिटल गुड्स भी हो सकती है, लाइक एक स्विंग मशीन, कपड़े सिलने वाली मशीन, ठीक है, दुकान पे रखी है, एक हाउस होल्ड उसको खरीदने के लिए गया, मान लो एक घर का कोई भी मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति गया, है ना, घर पे नॉर्मल कपड़े सिलने के लिए, तो वो क्या क्या कहलाएगी बेटा, वो कंजम्पशन गुड्स हो जाएगी। वहीं पर अगर उस स्विंग मशीन को, उस सिलाई मशीन को एक टेलर खरीदने के लिए गया, है ना, तब वो कौन सी गुड्स हो जाएगी, कैपिटल गुड्स। क्यों, उनके किसके द्वारा, यूजर्स के द्वारा, कंज्यूमर ने यूज करी तो वो कंजम्पशन गुड्स हो गई, है ना, प्रोड्यूसर ने उसे किसी क्या करा, अन्य गुड्स को बनाने के लिए, क्योंकि वो उससे क्या करेगा, कपड़े बनाएगा। घर पे जो है वो नॉर्मल क्या होता है बेटा, कोई कपड़े फट गए, कोई यूज हो गया, उसके लिए होता है ना, तो तब वो क्या कहला जाएगी बेटा, कैपिटल गुड्स। क्लियर, आशा करता हूं ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर होगा। तो बात आती है कि सर ये कंसेप्ट में से क्वेश्चन कैसे निकलता है ना, तो या तो बेटा आपसे कुछ गुड्स दे करके आपसे इनका क्लासिफिकेशन कह देगा कि इन्हें क्या करो, बताओ इसमें से कौन सी फाइनल है, कौन सी इंटरमीडिएट है, इसमें से कौन सी कंजम्पशन गुड्स है, कौन सी कैपिटल गुड्स है, और साथ ही साथ नहीं तो इनके बीच में क्या है बेटा, डिफरेंस कर देगा। ठीक है, तो चलिए बेटा देखते हैं कि इनका जो डिफरेंस है वो किस प्रकार से होता है। हाँ, उससे पहले अभी मैं बता रहा था कि हम बहुत सारी गुड्स को क्या करते हैं बेटा, प्रयोग करते हैं। कंज्यूमर बहुत सारी गुड्स को यूज करता है ना, तो कंज्यूमर के द्वारा यूज होने वाली गुड्स को भी क्या अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है, बिल्कुल बांटा जाता है बेटा। ठीक है, कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स भी बेटा कितने, 4 टाइप्स में डिवाइड होती हैं। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरेबल गुड्स, है ना, यानी हम लोग भी जो गुड्स प्रयोग करते हैं उनका भी क्लासिफिकेशन है इकोनॉमिक्स में, है ना। कौन सी होती है बेटा, ड्यूरेबल गुड, दीज आर दोज कंज्यूमर गुड विद हैव सर्टेन लाइफ स्पेन से मोर देन 1 ईयर, है ना, 1 साल से ज्यादा, 2 साल, 4 साल, 5 साल, है ना, जिनका लाइफ स्पेन होता है, यानी जिनको हम 4-5 साल तक प्रयोग कर लेते हैं, है ना, ऐसी गुड्स को हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कहलाएंगे, है ना। एंड डू नॉट गेट एग्जिस्टेड इन अ सिंगल यूज, है ना, जो एक बार प्रयोग करने के बाद एग्जिस्ट नहीं होती, लाइक टीवी, एसी, है ना, फर्नीचर हमारे घर का, है ना, ये सब भी हमारे लिए क्या है, ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। ठीक है बेटा, अब आती है सेकंड बेटा, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, है ना। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती है, जिनका लाइफ स्पैन लगभग 1 साल या 1.5 साल होता है ना। ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं, लाइक हमारे घर में या हमारे द्वारा प्रयोग की जाने वाले कपड़े हो गए, है ना, हमारे घर में यूज की जाने वाली क्रॉकरी हो गई, हमारे घर में प्रयोग की जाने वाला कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस लाइक बल्ब हो गया, ट्यूब हो गया, क्या होता है बेटा, लाइफ 1-1.5 साल तक ही चल पाते हैं, है ना, उसके बाद इनका खत्म हो जाता है। तो वही दीज आर दोज कंज्यूमर गुड विच हैव लाइफ स्पेन जनरली 1 ईयर एंड लेसर देन 1 ईयर, लाइक क्रॉकरी, क्लॉथ एक्सेट्रा। क्लियर। थर्ड आता है बेटा नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स का कोई लाइफ स्पेन नहीं होता, सीधा हमने उसे परचेज किया, यानी खरीदा और उसे क्या कर रहा है बेटा, कंज्यूम कर लिया, है ना। ऐसी गुड्स भी आप सुबह से शाम तक बहुत यूज करते हो, जितने भी खाने पीने की वस्तुएं, चाहे वो फ्रूट्स है ना, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, है ना,
मिल्क है, बटर है ना, इनको हम क्या करते हैं बेटा, डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। ठीक, दीज आर दोज कंज्यूमर गुड विच गेट एग्जिस्टेड इन अ सिंगल यूज, दे कैन नॉट बी रीयूज, ये दोबारा प्रयोग नहीं होती, लाइक फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क एक्सेट्रा। क्लियर। और चौथी कैटेगरी है बेटा कंज्यूमर गुड्स की सर्विसेज। दीज आर इंटेंजिबल गुड्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच, हाउएवर द बेनिफिट कैन बी इंजॉयड, है ना, इन्हें ना तो देखा जाता है ना टच किया जाता है, बस इनके बेनिफिट को एंजॉय किया जाता है। जैसे कि आप सिनेमा हॉल में मूवी देख रहे हैं, है ना, क्या है ये, आप सर्विस ले रहे हैं। ठीक, ये भी कंज्यूमर गुड्स है। ठीक है, ट्रीटमेंट फ्रॉम अ डॉक्टर, आप किसी डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, है ना, तो उसे भी आप छू और देख नहीं सकते, ये भी क्या है, कंज्यूमर गुड्स का पार्ट है। ठीक है, तो कंज्यूमर गुड्स के बेटा ये क्या है, 4 पार्ट। तो यहां से सर क्वेश्चन कैसे पूछता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन बना सकता है, बताओ इसमें से कौन सी ड्यूरेबल है, कौन सी नॉन ड्यूरेबल है, नहीं, इसमें भी आपसे कैटेगराइज करा सकता है। ठीक है, तो चलिए बेटा, मैं आपको कह रहा था कि सर क्या नाम है, इसमें से क्वेश्चन कैसे क्रिएट होगा, तो इसमें डिफर पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर। और डिफरेंस पूछने का या आपको याद करने का सबसे बेनिफिशियल जो तरीका है ना, वो होता है कभी भी किसी में के बीच में भी आपको डिफरेंस करना है तो किसके बिहाफ पर करो बेटा, बेसिस को याद रखो। किसको, बेसिस को। ठीक है, बेसिस के बिहाफ पर डिफरेंट बहुत अच्छे से हो जाता है। सबसे पहले बेटा मीनिंग से ले लें, अभी अभी हमने पढ़ा फाइनल और इंटरमीडिएट को समझा मीनिंग से, वही इट इज गुड्स विच हैव परचेज बाय कंज्यूमर फॉर कंजम्पशन और बाय प्रोड्यूसर फॉर इन्वेस्टमेंट, है ना, जो गुड्स कंज्यूमर कंजम्पशन के लिए, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं, वो हमारी फाइनल गुड्स हैं, लाइक वही कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। इंटरमीडिएट, दे आर डू नॉट non durable goods which are purchased, it is non durable goods which are purchased for completely used in production process or for resale, है ना, ये वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। ठीक है, जो या तो क्या होती है, किसी अदर फर्दर प्रोडक्शन में यूज की जाती हैं या फिर उनको रीसेल किया जाता है। क्लियर। अगला बेटा प्रोडक्शन बाउंड्री से कर दो, अभी भी पढ़ा था, फाइनल जो होती है वो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्या क्रॉस कर चुकी है ना, आउटसाइड द बाउंड्री लाइन, है ना, जबकि दीज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, है ना, ये अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन में बनकर तैयार नहीं हुई है। वैल्यू एडिशन से डिफर कर दो बेटा। ठीक है, इसमें फाइनल गुड्स में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता क्योंकि फाइनल यूजर्स के हाथ में पहुंच चुकी है, जबकि इसमें क्या है बेटा, वैल्यू एडिड होता है क्योंकि अभी ये प्रोसेस में है और प्रोसेस जितने भी चलेंगे उसमें वैल्यू एडिशन होगा। ठीक, नेशनल इनकम के एस्टिमेशन से डिफर कर दो, है ना, ये नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में काउंट होगी, है ना, और इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अभी क्या है बेटा, प्रोसेस में है ना, प्रोसेस को पार नहीं किया है ना। एग्जांपल से डिफर कर दो, है ना, परचेज फॉर पल्सेस बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या कर रहा है, दालों का प्रयोग कर रहा है, क्या है, फाइनल गुड्स है ना, और फार्मर फर्टिलाइजर यूज कर रहा है किसी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, है ना, तो क्या कर रहा है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में चीज को यूज कर रहा है, तो क्या हो जाएगी, इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर बेटा। तो 3 से 4 नंबर में आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक, इसी बिहाफ पर आगे हम बढ़े, सॉरी, अभी अभी हमने पढ़ा था फाइनल गुड्स के भी 2 पार्ट है, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स, तो यहां पर भी आपसे कैटेगराइज का क्वेश्चन बना सकता है, नहीं तो आपसे डिफर कह सकता है ना, यहां भी डिफरेंस का वही तरीका बेटा, बहुत इजी। ठीक, सबसे पहले बेसिस के बिहाफ पर हम सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट से डिफर कर दें, है ना, कंजम्पशन गुड्स कौन सी होती है, जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, जबकि कैपिटल गुड्स जो होती हैं वो डायरेक्टली कभी भी सेटिस्फाई नहीं करती है, तो किसी अनदर गुड्स को बनाने में क्या होती है, प्रयोग की जाती हैं। ठीक, लाइफ टाइम ऑफ यूज की बात करें तो ठीक है, दीज गुड्स हैव लिमिटेड लाइफ टाइम ऑफ यूज, इनका लिमिटेड ही होता है, 1 साल 2 साल 4 5 साल, है ना, जबकि कैपिटल गुड्स जो होते हैं, दीज गुड्स जनरली हैव अ लाइफ स्पेन ऑफ मोर देन 1 ईयर, और ये ऐसे हैं जिनका लाइफ स्पेन 1 साल से ज्यादा तो होगा ही होगा, है ना। ठीक, अगला बेटा नेचर ऑफ डिमांड से बात करें, इनकी बेटा डायरेक्ट डिमांड होती है, क्यों, क्योंकि कंज्यूमर जो होता है अपने डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए खरीदता है, जबकि इसकी डायरेक्ट डिमांड ना होकर के क्या होती है बेटा, डिराइव डिमांड होती है, यानी व्युत्पन्न मांग होती है। ठीक है, कैपिटल गुड्स को कभी भी डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए तो खरीदा ही नहीं जाता, किसी अनदर गुड्स को बनाने के लिए खरीदा जाता है ना, इसीलिए इसको हम डिराइव डिमांड कहते हैं। ठीक, नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर की बात करें बेटा, कंजम्पशन गुड्स पर जो पैसा खर्च होता है उसे हम एक्सपेंडिचर ऑफ कंजम्पशन गुड्स कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, जबकि एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, अगला इकोनॉमिक इंपैक्ट से आप डिफर कर सकते हो बेटा बहुत आसानी से, हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स लीड टू द हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, इट रेजेस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली बात है, अगर इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन गुड्स ज्यादा बन रहे तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वेलफेयर हो रहा है और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या इंक्रीज होगी, जबकि हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स लीड्स टू हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, इट प्रोपेल्स जीडीपी ग्रोथ, ये हमारी जीडीपी की क्या है, ग्रोथ को शो करेगा। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आपसे 3 से 4 नंबर में एग्जाम में पूछा जा सकता है।
ठीक, चले बेटा, ये तो हुई बात किसकी, गुड्स के क्लासिफिकेशन की। गुड्स को हमने अच्छे से समझ लिया, उसमें से आने वाले क्वेश्चंस को हमने जान लिया। अब हम अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, निवेश क्या होता है, ठीक है, निवेश क्या है सर, ठीक, सिंपल सी कहानी बेटा, ठीक, कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि पूंजी का निर्माण करना, पैसे से पैसा बनाना, है ना, या जो हमारे कैपिटल स्टॉक को क्या करता है, बढ़ाता है, उसे ही निवेश कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बाय अ फर्म और एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, है ना, जो हमारे कैपिटल के स्टॉक को इंक्रीज करे वो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितने टाइप की होती है सर, है ना, पता होना चाहिए आपको। दो टाइप की होती है बेटा, एक होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक होती है नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर, तो ग्रॉस और नेट क्या है इसको समझिए बेटा, बहुत ही इजी है। मान लेते हैं बेटा 2025 के एंड तक आते आते एक प्रोड्यूसर, मान लो 2000 प्रोसेस जो पीछे से वो करता आ रहा है, वो 5 मशीन से प्रोडक्शन करता आ रहा है। कितने बेटा, 5 मशीन से। 2025 का एंड आते आते उसकी 2 मशीनें क्या हो गई बेटा, उनका लाइफ स्पैन खत्म हो गया। यानी कि एक अवधि होती है ना बेटा मशीन के भी काम करने की, सालों साल थोड़ी चला लोगे, मान लेते हैं 10 साल तक थी, खत्म हो गई, है ना। तो आप बताओ बेटा 2026 की शुरुआत में उसके पास कितनी मशीनरी बची, 3 बची। ठीक, अब बताओ वो अगर 5 मशीन से प्रोडक्शन कर रहा था तो 3 से कर लेगा, नहीं बेटा, यानी उसे 2 मशीनें क्या करनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी, जो जिनका लाइफ स्पैन खत्म हो गया, जो डैमेज हो गई, यानी उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ठीक है, यानी कि ये उसकी एक तरह से रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहलाएगी। ठीक, अब मैं कहता हूं वो 2 मशीन के साथ एक, 2 तो उसने करनी थी, एक वो और खरीद लाया, न्यूली परचेज, एक तरह से ये उसका न्यूली परचेजर, क्योंकि 2 तो उसने खरीदी। टोटल मशीन कितनी हो गई बेटा उसके पास 2026 में, 6। ठीक, अगर मैं यहां पूछूं कि बताओ उसके द्वारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना किया गया, है ना, तो ग्रॉस में बेटा जो न्यूली परचेज होता है वो भी और जो रिप्लेस किया जाता है वो भी, दोनों आते हैं। क्लियर, यानी कि टोटल कितनी मशीनें खरीदी उसने 2026 में, 3। तो 2026 में उसका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, 3 मशीन का है। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ उसका नेट इन्वेस्टमेंट कितना है, ठीक है बेटा, तो नेट इन्वेस्टमेंट में केवल न्यूली परचेज आता है, न्यूली एडिशन, या उसमें कभी भी हम किसको बेटा, रिप्लेसमेंट को ऐड नहीं करते। तो बेटा न्यूली कितने हैं, सिर्फ 1। ठीक है, तो नेट में क्या आएगा, केवल 1 आएगा। क्लियर, तो यही चीज है यहां पर। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, इसमें हमारा सीधी सी बात, डेप्रिसिएशन क्या होता है, ऐड होता है, और नेट में डेप्रिसिएशन ऐड नहीं होता है। द टोटल एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसलिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन का क्या है, ऐड है। ठीक, नेट क्या कहती है, इट इज द एक्चुअल इंक्रीज इन स्टॉक, है ना। इसमें क्या आया था, टोटल एडिशन आया था 3 मशीनें, इसमें आता है बेटा एक्चुअल इंक्रीज। तो एक्चुअल इंक्रीज तो केवल एक ही मशीन का हुआ है ना, इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, इट इज कॉल्ड टर्म एज न्यू कैपिटल फॉर्मेशन विच इज नॉट येट डेप्रिसिएशन, नॉर्मल वियर एंड टियर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसलिए बेटा नेट इन्वेस्टमेंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर आप डेप को क्या कर देंगे, -2 आ जाता है। क्लियर, तो ये भी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो सर यहां से कैसे क्वेश्चन आ जाता है ना, इसमें भी बेटा आपसे क्या है, डिफरेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, तो डिफरेंस के लिए बेसिस से वही बेटा क्या कर दो, बेसिस से डिफरेंस कर दो। ठीक है, ग्रॉस और नेट के बीच में। तो पहले मीनिंग से, अभी अभी हमने मीनिंग पढ़ा, इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर, ठीक है, ऑफ द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट। क्लियर बेटा, इसमें न्यू एसेट्स पर जो पैसा खर्च हुआ है वो भी, और जो रिप्लेस हुआ है वो भी, दोनों शामिल हो जाते हैं। जबकि इसमें इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स ओनली। इसमें केवल क्या होता है बेटा, न्यू एसेट्स आती है, इसमें रिप्लेसमेंट को ऐड नहीं किया जाता। ठीक है, इंक्लूजन ऑफ रिप्लेसमेंट अभी बता दिया, इसमें रिप्लेसमेंट क्या होगी, ऐड होगी, है ना। इट इंक्लूड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, जबकि इट डज नॉट इंक्लूड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एडिशन टू द कैपिटल, इट डज नॉट शो न्यू एडिशन, ये न्यू एडिशन को कभी शो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि मान लो बेटा अगर वो न्यू नहीं खरीद के लाता, है ना, उसने क्या करा, केवल 2 जो रिप्लेस की थी वही की, तो भी ग्रोस क्या होगी, 2 होगी, है ना, ग्रोस क्या होगी 2, लेकिन न्यू तो नहीं हुआ ना, इसलिए वो कह रहा है इट डज नॉट शो नेट एडिशन, ये नेट एडिशन को शो नहीं करता, जबकि ये क्या करेगा, करेगा। ठीक है, इट शो नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। इकोनॉमिक इंपैक्ट, इंक्रीज इन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डज नॉट इंक्रीजली कॉजिंग इंक्रीज इन जीडीपी, है ना। अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, इंक्रीज हो भी रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये जीडीपी को क्या इंक्रीज करेगा। बट नेट इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन नेट इन्वेस्टमेंट ऑलवेज कॉजेज इंक्रीज इन जीडीपी, है ना, ये हमेशा जीडीपी को इंक्रीज करके दिखाएगा। तो बेटा ये भी आपसे 3 से 4 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए बेटा, अभी जो मैंने ग्रॉस और नेट का कंसेप्ट आपको बताया है ना,
इसमें क्या निकल के आया, डेप्रिसिएशन, रिप्लेसमेंट निकल के रही। तो बेटा डेप्रिसिएशन क्या है सर, है ना, ये जो मैंने आपको बताया वही बेटा सिंपल सी बात, एक मशीन का आप प्रयोग लंबे समय से कर रहे हो, है ना, धीरे 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 वो आउटडेटेड हो जाएगी, उसमें घिसावट लगेगी, है ना, उसके काम करने की जो क्षमता है वो क्या है, खत्म हो जाएगी, यही क्या है, डेप्रिसिएशन है। ठीक है, ठीक, इसके कई तरीके हैं, कई तरीकों से इसे जाना जाता है। तो डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट को देखिए अच्छे से, सॉरी, ठीक है बेटा, डेप्रिसिएशन ठीक है, क्या है बेटा हमारा डेप्रिसिएशन, जिसे हम हिंदी में घिसावट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, घिसावट। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इन यूज, है ना, जब भी आप फिक्स एसेट्स को क्या करोगे, यूज करोगे, तो उसकी वैल्यू का क्या होगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा, ऑन अकाउंट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर, यानी सामान्य टूट फूट के रूप में, है ना, ठीक, नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज, कुछ उसमें एक्सीडेंटल डैमेज भी हो सकता है ना, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, कुछ हो जाए, चलेगी तो होगा, है ना, एंड एक्सपेक्टेड और फॉरसीन ऑब्सोलेंस, है ना, और कुछ चीजें हमारी एक्सपेक्टेड भी होती है जो हमें पता होती है, जैसे कि आज मैं कोई मशीन लाया हूं तो मुझे पता है कि भाई ये एक समय पर आकर के, है ना, क्या होगी, टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो उस दिन ये आउटडेटेड हो जाएगी, है ना, साथ ही साथ जिस मशीन से मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, है ना, क्या होगा, हो सकता है उसकी डिमांड मार्केट में ना रहे, उस प्रोडक्ट की, जिस मशीन से जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं उसकी मार्केट में डिमांड ही ना रहे, कोई उसे ना खरीदे, तो वो मशीन मेरे लिए क्या हो गई, बेकार हो गई, है ना, तो ये भी क्या है, डेप्रिसिएशन ही कहलाता है। और डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट इन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्लियर, ये होता है बेटा डेप्रिसिएशन। अब बात आती है कि सर डेप्रिसिएशन जो पता है हमें, एक्सपेक्टेड है कि होगा, अगर मशीन यूज करी जा रही है तो उसमें घिसावट लगेगी, तो क्या इसको किसी चीज से कवर किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है बेटा, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ठीक है बेटा, तो वही, इट इज अ फंड क्रिएटेड बाय द प्रोड्यूसर to meet the upcoming depreciation losses in the process of production. Due to depreciation, fixed assets need to be replaced from time to time, है ना, कोई मशीन आज लगी है ना, पता है कि भाई इसका लाइफ स्पैन 10 साल है, 10 साल बाद उसे चेंज करना ही है, तो बेटा ये आप बताओ, प्रोड्यूसर 10 साल बाद इकट्ठे दोबारा इतने पैसे ला पाएगा, क्योंकि बेटा कोई भी प्लांट या मशीनरी क्या है, लाखों रुपए की आती है, नहीं, तो क्या करता है बेटा प्रोड्यूसर, हर साल या हर महीने कुछ ना कुछ रिजर्व, है ना, एक अपना एक फंड बना लेता है, ठीक, एक गुल्लक बना लेता है, उसमें वो उसको क्या करता है, थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें डालता रहता है, जिससे कि 10 साल बाद जब वो लाइफ क्या कहते हैं, वो मशीन मुझे क्या है, लाइफ स्पैन उसका खत्म हो और मशीन चेंज करनी पड़े तो उसे दिक्कत ना आए, तो इसी को डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड कहते हैं। टाइम टू टाइम दिस रिप्लेसमेंट रिक्वायर फंड विच इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। क्लियर, चलिए, तो सर यहां से ये कंसेप्ट आपको बहुत जरूरी था जानना। यहां से क्या क्वेश्चन निकलता है, यहां भी बेटा वही आपसे क्या है, डिफरेंस कह सकता है, ठीक है, कि दोनों में क्या करिए, डिफरेंस, और डिफरेंस का तरीका मैंने अभी आपको बताया, है ना, बेसिस से, कंसेप्ट से कर दो, अभी तो पढ़ा, इट इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इन द यूज ऑन अकाउंट नॉर्मल वेयर एंड टियर, है ना, जो क्या होते हैं, नॉर्मल फिक्स एसेट्स की वैल्यू का लॉस होता है, वो डेप्रिसिएशन है, जबकि उस फंड, एक ऐसा फंड जो इसके प्रोविजन के लिए बनाया जाता है, इस लॉसेस के प्रोविजन के लिए, यानी डेप्रिसिएशन के लॉसेस के लिए जो फंड रिलीज होगा, बनाया जाएगा प्रोविजन, वो आपका डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ठीक है, अगला बेटा डिफर आप इफेक्ट से कर सकते हो, इट लीड्स टू बी करेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट, ये आपको करेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट में मदद करेगा, जबकि दीज फंड्स आर यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स व्हेन दीज आर वॉर्न आउट, जब वो प्रयोग में नहीं रहेगी उसके लिए फंड दे को यूज करें। और फिर रीजन से आप डिफरेंट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड और फोरसीन ऑब्सोलेंस, नॉर्मल वियर एंड टियर, ये बेटा आपके डेप्रिसिएशन के तरीके हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एक्सपेक्टेड है, नॉर्मल टूट फूट है ना, एब्सोल्यूट एंड आउटडेटेड एसेट्स नीड टू बी रिप्लेस, यहां पर आपको जो आउटडेटेड या टेक्नोलॉजी से उनको क्या होता है बेटा, किसके लिए, उनको रिप्लेस करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा भी गया था भाई एक बार। ठीक है, तो चलिए सर, और क्वेश्चन क्या बन सकता है डेप्रिसिएशन के साथ, यहां भी बेटा डिफरेंस का क्वेश्चन बन सकता है। अब बेटा लॉस ना प्रोड्यूसर के लिए दो तरीके के होते हैं, है ना, एक एक्सपेक्टेड और एक अनएक्सपेक्टेड, है ना, लाइक अभी मैंने बताया भाई एक मशीन चल रही है तो उसमें नॉर्मल वेरिएंट सामान्य टूट फूट होगी, है ना, उसकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होगी, है ना, जिस मशीन से जिस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जा रहा है, हो सकता है उसकी डिमांड मार्केट, है ना, तो ये चीज तो एक्सपेक्टेड है ना, तो एक लॉस प्रोड्यूसर के लिए अनएक्सपेक्टेड भी तो होता है, जैसे कि मान लो वो मशीन खरीद करके लाया भाई, फैक्ट्री में लगाई, नारियल फोड़ा, अगले दिन भैया चोरी हो गई, वो
है ना। अगले दिन हो सकता है फैक्ट्री में क्या हो गई बेटा, आग लग गई। अगले दिन हो सकता है भूकंप आया और उस भूकंप में वो मशीन डैमेज खत्म हो गई, है ना। तो इस तरह के भी तो लॉसेस होते हैं, है ना। तो क्या आप उन्हें डेप्रिसिएशन कहोगे? नो बेटा, ऐसी लॉसेस को हम डेप्रिसिएशन नहीं कहते हैं। ऐसे जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं उन्हें जाना जाता है किस नाम से बेटा? कैपिटल लॉस के नाम से। किस नाम से? कैपिटल लॉस। ठीक है, पूंजीगत हानि। तो यहां पर भी आपसे डिफर पूछा जा सकता है कि बताओ डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या कोई डिफर होता है? बिल्कुल होता है भाई, अभी तो बताया है ना। तो यहां भी भाई मीनिंग से डिफर कर सकते हैं हम। ठीक है, इट रेफर्स टू लॉस डू नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, है ना, इस तरीके से होता है। जबकि इस तरीके कैपिटल लॉस के जो हमारे नुकसान है ये किस तरीके से? नेचुरल कैलेमिटी, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, फायर हो गया, है ना, थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई, है ना, इसको भी हम कह सकते हैं। या फिर फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, कोई आर्थिक मंदी आ गई। ठीक, कॉजेस से डिफर कर सकते हो। लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकर्स व्हाइल दीज आर बीइंग कंटीन्यूअसली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस। ये लॉस आपको तभी होगा जब आप इसको क्या करोगे? मशीन को कॉन्टिन्यूअसली यूज करोगे। जबकि ये लॉस आपको बिना फिक्स एसेट्स को यूज किए भी हो सकता है। ठीक, मैनेजमेंट से डिफर कर दो भाई। डेप्रिसिएशन जो एक्सपेक्टेड है हमें पहले से पता है, तो उसको हम किससे मैनेज करते हैं? किससे बेटा? बताया ना अभी, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से। जबकि कैपिटल लॉस भी तो एक नुकसान है, बेशक से अनएक्सपेक्टेड है, बट आप बताओ इसको हम किससे मैनेज करेंगे? पता होता है ना हमें कई चीजों का, चोरी भी हो सकती है, आग भी लग सकती है ना। तो इसको हम किससे मैनेज करते हैं बेटा? इंश्योरेंस से मैनेज करते हैं। क्लियर? तो यहां भी आपसे 3 से 4 नंबर में कवर हो सकता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बेटा, ठीक है, तो यहां भी क्लियर हुआ। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो आपको हेल्प करेगा। स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है? स्टॉक एंड फ्लो बहुत ही सिंपल कहानी है बेटा। ठीक है, इकोनॉमिक्स में बेटा कुछ चीजों को एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कैलकुलेट किया जाता है और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं क्या कि भाई बताओ आपकी वेल्थ कितनी है, आपकी संपत्ति कितनी है ना, तो आप फटाक से काउंट करोगे, वो मेरे खाते में 2 करोड़ रुपए हैं, हमारे पे 5 मकान है, 1 बंगला है, 5 गाड़ियां हैं, है ना, ये है। तो आप मुझे गिन करके क्या करेंगे? बता देंगे, और टोटल उनका एस्टिमेट लगा के आप बता देंगे कि सर लगभग हमारे पास 2 करोड़ की नेटवर्थ है, हमारी संपत्ति लगभग 2 करोड़ की है। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कैलकुलेट किया ना आपने। ठीक है, वहीं अगर मैं आपसे पूछूं बताओ भाई आपकी इनकम कितनी है, वेल्थ नहीं, आपकी इनकम कितनी है, तो इनकम क्या है बेटा? आप कैसे बताओगे? सर हमारे पास सारे सोर्सेज जितने भी हमारे हैं उनसे लगभग, ठीक है, 5 लाख रुपए पर मंथ हमारे घर में आते हैं, हम कमा लेते हैं। या कोई भी बंदा कहेगा भाई मैं 5 लाख रुपए क्या करता हूं? पर मंथ कमा लेता हूं। तो क्या आ गया बेटा? पर मंथ आ गया, है ना। यानी कि क्या हुआ? एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम में, यानी पूरे महीने में लगा करके उसका एस्टिमेशन लगाया गया, तो हो गया ना ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसी को क्या कहा जाता है बेटा? फ्लो कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, स्टॉक variable are defined as any quantity which is measured at a particular point of time. क्लियर? इसे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कैलकुलेट करते हैं। एग्जांपल, नंबर ऑफ मशीन इन अ प्लांट, एक प्लांट में कितनी नंबर ऑफ मशीन लगी हुई है। अमाउंट इन द बैंक अकाउंट ऑन अ स्पेसिफिक डेट, किसी एक स्पेसिफिक डेट पे अकाउंट में कितने पैसे हैं। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज अ 31 मार्च 2020, ठीक है, 2014, है ना, 2014, 31 मार्च 2014 तक, ठीक है, 14 को इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये हमारे लिए सब क्या है बेटा? स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि इन्हें आप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कैलकुलेट करोगे। ठीक है, जबकि जो चीज आप क्या करते हैं? ओवर पीरियड ऑफ टाइम। वही फ्लो वेरिएबल आर डिफाइंड एज एनी क्वांटिटी विच इज मेजर्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है बेटा, यहां था क्या? पॉइंट ऑफ टाइम, यहां पर आ जाएगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम, है ना। ऑफ अ टाइम फ्लो आर चेंज इन स्टॉक, है ना, समय से भर चेंज स्टॉक में चेंज हो, विच कैन बी मेजर्ड ओवर स्पेसिफिक पीरियड। एग्जांपल, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2014, बोल दे पूरे मार्च में, एक स्पेसिफिक डेट नहीं दी, पूरे मार्च में पॉपुलेशन कितनी बड़ी या हुई है। मनी इन बैंक अकाउंट ड्यूरिंग अगस्त 2014, है ना, अगस्त 2014 में आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं पूरे मंथ में, है ना। तो इस तरह से, ठीक, तो यहां देख सकते हैं, डिपॉजिट ₹10,000 पर मंथ एज एफडीआई, है ना। आप क्या कर रहे हैं? 10,000 रुपए अपनी एफडीआई में पर मंथ डाल रहे हैं। पर मंथ आ गया तो क्या है? फ्लो हो गया। जबकि इंडियन कोई कंपनी है उसमें 10,000 रुपए का, डॉलर का क्या हो रहा है बेटा? इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? एक ही टाइम पर किया जाएगा। तो ये क्या है आपके लिए? एक स्टॉक कंसेप्ट है। क्लियर? ठीक है बेटा, तो यहां पर भी सर कैसे क्वेश्चन आता है, आपसे कुछ क्या नाम है पॉइंट दे देगा और कहेगा बताओ इसमें से कौन सा स्टॉक वेरिएबल है और कौन सा फ्लो वेरिएबल है। ठीक है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, और साथ ही साथ यहां पर भी आपसे क्या है बेटा? डिफरेंस का क्वेश्चन बना सकता है।
ठीक है, तो चलिए बेटा यहां भी देखते हैं डिफरेंस में, वही बेसिस से है ना, मीनिंग से कर दो। इट इज दैट क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, क्लियर, जबकि इट इज दैट क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, क्लियर। टाइम इट हैज नो टाइम डायमेंशन, इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, जबकि इसमें क्या है, टाइम डायमेंशन होता है, लाइक पर आवर, पर डे, पर मंथ, है ना, जब आप इस तरह से कैलकुलेट करते। कंसेप्ट, इट इज अ स्टैटिक कंसेप्ट, जबकि इट इज अ डायनेमिक कंसेप्ट। ये स्थैतिक अवधारणा, ये गणितात्मक अवधारणा, चलते रहने वाली। एग्जाम्पल, क्वांटिटी ऑफ मनी, वेल्थ, अभी बताया, ये क्या है, हमारी स्टॉक है ना। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ये क्या है, लगातार होने वाले, है ना, ये आप क्या करते हैं, इनको आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट करते हो, है ना। तो ये आपके लिए क्या है, फ्लो है। तो ये भी बेटा आपसे 3 से 4 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो पूछ लेता है आपसे इकोनॉमी में, ठीक है, कि एक इकोनॉमी के अंदर कितने फ्लो होते हैं, कितने फ्लो चलते हैं, ठीक है। तो एक इकोनॉमी के अंदर बेटा 2 फ्लो होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा रियल फ्लो और एक होता है हमारा क्या बेटा, मनी फ्लो। तो दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए कह देता है। तो बेटा रियल फ्लो क्या है, ठीक है, सिंपल बेटा, ठीक। एक तो फैक्टर सर्विसेज का, ठीक है, और गुड्स और सर्विसेज का जो फ्लो होता है, इनके बीच में इकोनॉमी में, ठीक है, एक फर्म सेक्टर और एक हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में, ठीक है, फैक्टर सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को क्या बेटा, रियल फ्लो कहा जाता है। तो वही देखिए, रियल फ्लो एक्सप्लेन द एक्सचेंज ऑफ फैक्टर सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म, इट इज ऑल्सो टर्म एज फिजिकल फ्लो, ठीक है बेटा, ठीक। हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर सबसे पहले क्या करेगा, अपनी फैक्टर सर्विसेज देगा, किसको, फर्म सेक्टर को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप की फॉर्म में, ठीक। ये सर्विसेज का प्रयोग करेगा और इससे क्या बनाएगा बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा, और इस गुड्स और सर्विसेज को किसको दे देगा, किसको बेचता है, हमारे को ही तो बेचता है भाई, है ना। तो इस फ्लो को, इस पूरे फ्लो को, ठीक है, क्या कहा जाता है, रियल फ्लो, ठीक है। तो आपसे जब रियल फ्लो का एक्सप्लेन के लिए कहेगा तो आपको इस प्रकार से चार्ट बनाकर इसे एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। अब बात आती है, जब रियल फ्लो जनरेट होगा, है ना, तो किसके, पैसा भी जनरेट होगा। क्यों, आप अपनी फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरेस्ट फ्री में दोगे, नहीं भाई, उसके बदले पैसा लोगे, ठीक। अभी आपको फर्म सेक्टर ने क्या दी थी, गुड्स और सर्विस दी थी, तो क्या वो गुड्स और सर्विस फ्री में देगा, नहीं, बदले में आपसे क्या करेगा, पैसे लेगा। तो जो पैसे की बात आ जाती है, मनी का जो फ्लो चलता है ना, उसी को ही क्या कहा जाता है बेटा, ठीक है, मॉनेटरी फ्लो, है ना। मौद्रिक लेन देन जब होते हैं, है ना, मॉनेटरी एक्सचेंज, जब पैसे में लेन देन हो जाएगा, है ना, तो वो आपका कहलाएगा। इन मनी फ्लो फैक्टर सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड आर एक्सचेंजेस फॉर मॉनेटरी कंपनसेशन बाय द फर्म, द बिलो सर्कुलर फ्लो आउट टू एक्सप्लेन फ्लो इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, है ना। अभी मैंने कहा, ठीक, फर्म अब क्या करेगा, फैक्टर पेमेंट करेगा, जो फैक्टर सर्विसेज इन्होंने दी थी, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट की फॉर्म में। पैसा हाउस होल्ड सेक्टर के पास आता है, हम लोगों के पास आता है, और इसी पैसे को तो हम दोबारा से फर्म को दे देते हैं, क्या, कैसे, जब हम इनसे गुड्स और सर्विस क्या करते हैं, खरीदते हैं, तो ये दोबारा से पैसा इन्हीं के पास चला जाता है। तो बेटा इस प्रकार से जो फ्लो चलता है, इसको मॉनेटरी एक्सचेंजेस का जो फ्लो है, इसी को मनी फ्लो कहा जाता है, क्लियर। तो ये आपसे 3 से 4 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं बेटा इस टॉपिक का लास्ट एंड फाइनल, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, है ना। एक 2 सेक्टर इकोनॉमी में इनकम का सर्कुलर फ्लो कैसे होता है, भैया अभी तो बताया, जो रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होंगे, कंबाइंड होंगे, तभी तो पैसे का जनरेशन होगा, है ना। तो उसी को ही कहा जाता है। तो यहां कुछ अलग नहीं है, जो अभी आपने रियल और मनी फ्लो पढ़ा, उन्हीं को मर्ज कर दीजिए। इन 2 सेक्टर इकोनॉमी देयर आर ओनली 2 सेक्टर, पहली बात तो 2 सेक्टर होते वैसे क्या है, बेसिकली 4 हैं, एक हाउस होल्ड, एक फर्म, एक प्रोड्यूसर सेक्टर, सॉरी फर्म, एक गवर्नमेंट सेक्टर और एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट हमारा सिलेबस जो है 12th में, उसमें केवल 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ना है, तो इसीलिए 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी नेमली हाउस होल्ड एंड फर्म। हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर सर्विसेज टू फर्म, है ना, अपनी सप्लाई देता है, और फर्म क्या करता है बदले में, फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड स्पेंड देयर इंटायर इनकम ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और फर्म सेल व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाउसहोल्ड, ठीक है। तो वही चीज बेटा, पहले हाउसहोल्ड क्या करेगा, अपनी फैक्टर सर्विसेज देगा, ठीक है, बदले में फर्म सेक्टर इनका प्रयोग करके क्या करेगा, गुड्स और सर्विसेज दे देगा। वही रियल फ्लो जो चल रहा है, अभी पढ़ा है ना। अब जब भाई इसने अपनी फैक्टर सर्विस दी है ना, तो इसको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी पैसे के रूप में, तो जा रहा है, देखो बेटा, ठीक है, ठीक।
यहां पर सॉरी क्या करेगा, फैक्टर पेमेंट देगा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, है ना, मनी फ्लो चलेगा। ठीक, पैसा हाउस होल्ड सेक्टर के पास आएगा और हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, इस पैसे को गुड्स और सर्विसेज पे जब खर्च करेगा तो ये पैसा इनके पास चला जाएगा, वही बेटा मनी फ्लो। तो दोनों को मर्ज कर दिया, यही इनकम का सर्कुलर फ्लो है ना। और इसको आपको क्या है, एक्सप्लेन कर देना होता है। ठीक है, कि भाई हाउस होल्ड सेक्टर जो है क्या रिसीव कर रहा है और क्या पे कर रहा है ना। तो अभी अभी आपने देखा, ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर की रिसीव क्या है, दिस सेक्टर रिसीव फैक्टर इनकम फ्रॉम फर्म सेक्टर, है ना। और पेमेंट क्या करता है, दिस सेक्टर मेक पेमेंट टू द फर्म सेक्टर फॉर एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म सेक्टर क्या रिसीव करता है, क्या करता है बेटा, दिस सेक्टर रिसीव इनकम फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर फ्रॉम, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। और पे क्या करता है, दिस सेक्टर मेक पेमेंट टू द हाउस होल्ड सेक्टर फॉर यूजिंग फैक्टर सर्विसेज एंड सेविंग टू द कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो इस तरह आप इसे एक्सप्लेन करेंगे तो आपके 3 से 4 नंबर कवर हो जाएंगे। क्लियर। तो ये बेटा आपके सेकंड पार्ट का, ठीक है, जो भी टॉपिक थे वो मैं आपके लिए इसमें लेकर के आया हूं। आशा करता हूं आपको सारे टॉपिक क्या है, क्लियर हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो बेटा जरूर इसे लाइक करें, आगे शेयर करें, कमेंट करें, है ना, नेक्स्ट वीडियो में और क्या बेहतर हो सकता है, क्या चीज मैं लेकर के आऊं आपके लिए। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।